नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे थे अभिलाक्षणिक वक्रों की, जिसके अंतर्गत कल हमने समझा था अग्र अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि फॉरवर्ड बायस के लिए हमने अभिलाक्षणिक वक्रों को देख लिया था। आज अपने पास एक नया टॉपिक होगा, उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि रिवर्स बायस का हमें अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है और देखना है किस प्रकार से रिवर्स बायस में जो अभिलाक्षणिक वक्र बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब ये होगा कि डायोड के सिरों पे उत्पन्न वोल्टता और डायोड के अंदर से प्रवाहित धारा के मध्य जो खींचा गया वक्र होता है वो अभिलाक्षणिक वक्र होता है। लेकिन यदि अपने बात करें उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र की, तो फिर परिभाषा क्या बन जाएगी कि उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टता के मध्य खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो ये अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच होगा? ये उत्क्रम वोल्टता और उत्क्रम धारा के मध्य होगा। ये उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टता क्या होती है? जब भी डायोड उत्क्रम बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, उस कंडीशन में जो भी करंट फ्लो होता है वो उत्क्रम धारा बन जाएगी, उस धारा को हम उत्क्रम धारा कहेंगे। और उस स्थिति में जो भी डायोड के सिरों पे विभवांतर या वोल्टता उत्पन्न होगी उसे हम उत्क्रम वोल्टता कहने वाले हैं। और उत्क्रम धारा और वोल्टता के मध्य का वक्र है वो उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र बन जाएगा। ये वक्र बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्क्रम बायस की प्रक्रिया किस प्रकार की थी, कौन सी भौतिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक बार के लिए क्विकली उसको बता देता हूँ कि उत्क्रम बायस में क्या क्या कंडीशन थी। उत्क्रम बायस में हमने ये देखा था, एक सामान्य वोल्टता की पहले बात कर लेते हैं कि सामान्य वोल्टता पर जो अवक्षय क्षेत्र होता है, जिसको अपने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मान में वृद्धि होती है। जो धारा का मान होता है वो कितना रहता है? नैगण्य यानी कि लगभग क्या रहता है? शून्य रहता है। और तीसरी कंडीशन में जो विभव होता है या वोल्टता होती है, उस जो निरोधी विभव, उसका मान लगातार क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो अवक्षय क्षेत्र भी बढ़ेगा, विभव का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान लगभग नैगण्य होगा। और साथ में चौथी कंडीशन ये थी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, उसके मान में भी वृद्धि होती है। ये चार अपनी कंडीशन समझी थी उत्क्रम बायस यानी कि रिवर्स बायस की कंडीशन में। अब अपने अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे। तो अभिलाक्षणिक वक्र बनाने के लिए अपने पास एक डायग्राम होना चाहिए, एक प्रायोगिक व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होगी? सबसे पहले अपने उस प्रायोगिक व्यवस्था को समझेंगे। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होती है? अपने पास एक डायोड होगा, उसको हम उत्क्रम बायस में जोड़ने वाले हैं। तो ये एक डायोड हो गया जिसका ये भाग P हो गया और ये भाग N हो गया। इसको हम कौन से बायस में जोड़ेंगे? उत्क्रम बायस में। उत्क्रम बायस के लिए क्या होता है? P को निम्न विभव पे संयोजित किया जाता है, नेगेटिव से जोड़ दिया, और N को उच्च विभव पे संयोजित किया जाता है। जिसके लिए अपने क्या करेंगे? एक बैटरी को ले लेंगे। कुछ इस प्रकार से अपने पास एक बैटरी होगी और वोल्टता जो परिवर्तित करेंगे, उसको परिवर्तित करने के लिए अपने पास ये एक नियंत्रक होगा, कंट्रोलर होगा, विभव विभाजक कह सकते हो, या फिर यहाँ पे धारा नियंत्रक भी आप लगा सकते हो। तो ये अपने पास एक ऐसी व्यवस्था होगी, हमने P पॉइंट को जोड़ दिया निम्न विभव यानी कि नेगेटिव के साथ, और इस N पॉइंट को अपने जोड़ देंगे उच्च विभव यानी कि पॉजिटिव के साथ। और इसके आरोपित वोल्टता को कितना मान लिया हमने? E मान लिया है। तो ये सिंपल अपने पास एक व्यवस्था बन जाएगी। ओके, ये तो अपने पास जो भी प्रायोगिक व्यवस्था है वो सिंपल उत्क्रम बायस की व्यवस्था है। लेकिन हमें तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है, उसके लिए हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट और जोड़ने पड़ेंगे। उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिएगी उत्क्रम धारा, और दूसरा चाहिएगा हमें उत्क्रम वोल्टता। अब उत्क्रम धारा यानी कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली, डायोड के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा। अब धारा को किससे मापा जाएगा? धारा को एमीटर यानी कि धारा मापक से मापा जाता है।
लेकिन हमने जब उत्क्रम बायस समझा तो ये कहा था कि उत्क्रम बायस की कंडीशन में जो धारा प्रवाहित होती है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। किस कोटि की होती है? माइक्रो एम्पियर कोटि की। तो फॉरवर्ड बायस में, अगर बायस में क्या कोटि थी धारा की? मिली एम्पियर कोटि की। मतलब ये कोटि का मतलब ये हो गया कि जो उत्क्रम धारा होती है या फिर उत्क्रम बायस में जो धारा होती है वो माइक्रो एम्पियर मात्रक में मापी जाती है। इसी प्रकार फॉरवर्ड बायस के लिए, अगर बायस के लिए जो धारा होती है वो मिली एम्पियर में मापी जाती है, अर्थात मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर इनकी कोटियां होती हैं। तो धारा को मापना है, धारा मापक लगाना होगा, माइक्रो एमीटर लगाना होगा, और जो धारा मापक होता है वो हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। तो यहाँ पे हमने माइक्रो एमीटर लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जोड़ दिया हमने नेगेटिव। अब अपने पास क्या बचा? उत्क्रम वोल्टता को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिएगा। अब वोल्टता किसके सिरों पे मापी जाएगी? डायोड के सिरों पे। तो भाई डायोड के समांतर क्रम में हम क्या लगाएंगे? एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये डायोड के समांतर क्रम में हो गया। ये ऊपर वाला इधर वाला नेगेटिव है, ये टर्मिनल है पॉजिटिव। तो ये हमने जोड़ दिया वोल्टता मापक यानी कि वोल्ट मीटर, जो कि उत्क्रम वोल्टता को बताएगा, और ये माइक्रो एमीटर है वो क्या बताएगा? उत्क्रम धारा को। ये जो आपके सामने विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा कैसे? उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र के लिए अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। ये जीरो वाला O का सेंटर पॉइंट हो गया। इस रेखा के ऊपर अपने लेंगे वोल्टता, इस साइड में तो अग्र वोल्टता पॉजिटिव वोल्टता आएगी, और इस साइड में उत्क्रम वोल्टता यानी कि माइनस वोल्टता को लेंगे। ऊपर जो होगी वो अग्र धारा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि I हो जाएगा, और मात्रक बनेगा अग्र धारा के लिए मिली एम्पियर, और नीचे की ओर जो होगा वो उत्क्रम धारा के लिए होगा, माइनस I बन जाएगा, और इसका मात्रक क्या बनेगा? माइक्रो एम्पियर। तो अब जो उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा वो उत्क्रम वोल्टता यानी कि नेगेटिव वोल्टता और उत्क्रम धारा यानी कि नेगेटिव धारा के मध्य बनने वाला है। ये नेगेटिव एक्चुअल में वोल्टता वगैरह या धारा वगैरह कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता। ये नेगेटिव हमने उत्क्रम के लिए यूज किया है कि ये उत्क्रम वोल्टता है और ये उत्क्रम धारा है। वोल्टता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, विभव नेगेटिव हो सकता है। विभवांतर का जो मान होता है वो कभी जो वोल्टता का जो मान होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा प्लस में रहता है, जबकि विभव का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी संभव होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको माइनस नजर आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और उत्क्रम हमने क्यों नाम बोला? उत्क्रम का बेसिक मीन्स आप समझ सकते हो, याद रखने के लिए क्ल्यू बन जाएगा। उत्क्रम का मतलब उल्टा। डायोड में धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? वास्तव में तीर के निशान में होती है, P से लेकर के N की ओर होती है। किस दिशा में होती है? P से लेकर के N की ओर। ये वास्तविकता होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप करंट फ्लो देखते हो ना, तो करंट फ्लो प्लस से बाहर की ओर है, यानी कि करंट फ्लो इधर जा रहा है, N से P की ओर जा रहा है इस बायस में, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो वास्तविकता का उल्टा है। अतः हमने उसको उत्क्रम नाम दिया है। ये उत्क्रम धारा कहलाएगी और उसकी सापेक्ष उत्पन्न होने वाली वोल्टता उत्क्रम वोल्टता बन जाएगी। तो अब ये जो अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा वो उत्क्रम वोल्टता और उत्क्रम धारा के मध्य बनेगा। अब बनेगा कैसे? प्रारंभ में यदि अपने एक सामान्य वोल्टता की बात कर ले और जीरो से वोल्टता को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो जब तक बाह्य वोल्टता या फिर इसके सिरों पे आरोपित वोल्टता का मान अति उच्च ना हो जाए तब तक अवक्षय क्षेत्र का मान लगातार बढ़ता जाता है। जब बाह्य वोल्टता का मान बहुत ज्यादा कर दिया जाता है तो अवक्षय क्षेत्र में कमी आती है और धीरे धीरे फिर धारा का मान बढ़ने लगता है। लेकिन आपको याद होगा हमने उत्क्रम बायस में समझा था कि सामान्य वोल्टता के ऊपर उत्क्रम बायस की स्थिति में करंट फ्लो लगभग जीरो रहता है। आप धीरे धीरे वोल्टता को बढ़ाते चलिए, धारा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब बाह्य वोल्टता को बढ़ाते बढ़ाते बहुत अधिक उच्च कर दिया जाता है, उस कंडीशन में अवक्षय क्षेत्र धीरे धीरे
कम होते होते पूर्णतया नष्ट हो जाता है एक निश्चित बाह्य अति उच्च वोल्टता पर और धारा अचानक से बढ़ जाती है। लेकिन अपने बात करें सामान्य वोल्टता की, तो वोल्टता को आप उत्क्रम वोल्टता को धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, तो धारा का मान है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा, लगभग जीरो रहेगा, एक नियत मान रहेगा, नगण्य, लगभग जीरो होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, लगभग जीरो, बहुत कम, अति अल्प, इसको आप नगण्य या जीरो मान सकते हो, इतना कम होता है। तो बाह्य वोल्टता को यदि आप धीरे धीरे बढ़ाते हो तो फिर धारा का जो वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि ऐसा कुछ वक्र आएगा। और यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि हमने वोल्टता को धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन धारा का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आया ही नहीं, वो कंप्लीट एक कांस्टेंट रिजल्ट हमें प्रदान कर रहा है और लगभग जीरो के पास वाली रेखा के पास ही है, यानी कि धारा का मान बहुत कम, अति अल्प है। और अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ तक आते आते बाह्य वोल्टता को हमने बहुत ज़्यादा उच्च कर दिया है, उच्च वोल्टता होते ही अवक्षय क्षेत्र उत्क्रम बायस में एकदम से नष्ट हो जाता है, उस केस में धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है, यानी कि धारा अचानक नीचे की ओर इस प्रकार से इंक्रीज होता है उसका ग्राफ। तो यहाँ पे ये जो वोल्टता हमें प्राप्त होती है, ये जो पॉइंट है वोल्टता का, इस वोल्टतावादी रेखा पे ये जो हमें वोल्टता का पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट पे धारा का मान अचानक से बढ़ गया है। तो इस पॉइंट की जो वोल्टता होती है वो कौन सी वोल्टता कहलाएगी, वो वोल्टता कहलाती है भंजन वोल्टता। अब ये भंजन क्या होता है और भंजन वोल्टता क्या होती है, तो उत्क्रम बायस में हमने ये समझा था कि उत्क्रम बायस की स्थिति में जब बाह्य वोल्टता को अति उच्च कर दिया जाता है तो अवक्षय क्षेत्र है वो नष्ट हो जाता है एक निश्चित बाह्य वोल्टता पर। उस अवक्षय क्षेत्र के नष्ट होने को भंजन कहते हैं, और जिस वोल्टता पर वो भंजित होता है यानी कि अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, उस बाह्य वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो भंजन वोल्टता को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंप्लीटली ये जो हमें ग्राफ नजर आएगा वो बनेगा उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र, जो कि उत्क्रम वोल्टता और उत्क्रम धारा के मध्य सिंपल बनने वाला है। अब यदि अपने दोनों अभिलाक्षणिक वक्रों को, फॉरवर्ड बायस का भी और रिवर्स का बायस का भी, दोनों को अग्र और उत्क्रम दोनों वाले अभिलाक्षणिक वक्रों को एक साथ संयोजित कर दे और एक साथ बनाएं, तो अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार का बनेगा, उस केस में अपने पास अभिलाक्षणिक वक्र है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे अपने प्लस वोल्टता लेंगे, यहाँ पे अपने माइनस वोल्टता, ये हो जाएगा धारा जो कि मिली एम्पियर कोटि की होगी, और यहाँ पे होगी धारा जो कि माइक्रो एम्पियर कोटि की हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया O। फॉरवर्ड बायस का वक्र कैसा बना था, फॉरवर्ड बायस का यदि आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसा वक्र बना था। रिवर्स बायस का कैसा बना, ये रहा रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम बायस का। तो उत्क्रम बायस का वक्र वो कुछ इस प्रकार का बना है। ये बन जाएगा दोनों का एक कंप्लीट आरेख, कंप्लीट वक्र, जो कि डायोड के लिए कंप्लीट अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। ओके, तो कंप्लीट वक्र है वो कुछ इस प्रकार का बनाना है हमें। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्क्रम बायस और अग्र बायस के अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, तो आपको दोनों के अलग अलग तो बनाने ही है, साथ में ये कंप्लीट फाइनली एक आरेख के एक वक्र और भी हमें बना करके रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ओके, तो ये तो बात होगी उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्रों की। अब हमने जब हम बात कर रहे थे डायोड की, उसका बायसीकरण देख रहे थे, उस केस में हमने एक छोटी सी बात बोली थी कि जो भी डायोड का जो अवक्षय क्षेत्र होता है वो एक प्रकार से डायोड के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। और साथ में हमने ये भी कहा था कि विपरीत जो अवक्षय क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे कम या ज़्यादा होता रहता है, और वो डिपेंड करता है कि बाह्य वोल्टता हम कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उसके आधार पे अवक्षय क्षेत्र भी लगातार परिवर्तनशील रहता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि डायोड का जो प्रतिरोध होता है, जो कि एक प्रकार से अवक्षय क्षेत्र ही होता है, वो लगातार चेंज रहता है, मतलब प्रतिरोध का मान लगातार चेंज रहता है। तो अब अपने बात करने वाले हैं डायोड के प्रतिरोध की, और डायोड का चूंकि प्रतिरोध है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होगा, अतः डायोड के प्रतिरोध को हम डायोड का गतिक प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हो कि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार से गति करता रहता है, गति मतलब मूव यानी कि कम ज्यादा होता रहता है, अतः डायोड के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, गतिक, डायोड का गतिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अब अपने समझने वाले हैं कि डायोड का गतिक प्रतिरोध क्या होता है। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा डायोड का गतिक प्रतिरोध। अब ये डायोड का गतिक प्रतिरोध क्या होगा या प्रतिरोध क्या होगा, आप कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लास ले रहे हो,
यदि किसी भी विद्यार्थी का पीछे के जो भी टॉपिक हैं वो छूटे हुए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय देव सर को सर्च कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको लेसन वाइज कंप्लीट टॉपिक है वहाँ पे मिलेंगे। तो कुछ भी आगे बीच में छोड़ के आगे पढ़ने से बेटर होगा कि आप कंटिन्यूसली क्लास को लेते जाएं तो आपको समझ में आएगा। यदि आपने 1-2 क्लास बीच में मिस कर दी तो ये श्योर मान के चलिए कि आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक है वो दूसरे से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो यदि आपका कोई भी टॉपिक बीच में रह जाता है या फिर आप समझना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको लेसन वाइज टॉपिक मिलेंगे और वहाँ से उसको सर्च करें और देखें आराम से। तो अब अपनी बात करने वाले हैं डायोड का गतिक प्रतिरोध क्या होता है। तो गतिक प्रतिरोध को तो हमने समझा कि डायोड का जो भी प्रतिरोध होता है वो लगातार वेरिएबल रहता है, चेंज रहता है, जिसके कारण उसके प्रतिरोध को हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध सिंपल से लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार से डायोड में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही डायोड का प्रतिरोध कहते हैं। और चूंकि ये प्रतिरोध लगातार चेंज होता रहता है अतः इसे डायोड का गतिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब डायोड का तो बायसीकरण है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस होता है, यानी कि अग्र बायस और पश्च बायस। उसके आधार पे इसके गतिक प्रतिरोध भी 2 प्रकार के बन जाते हैं। एक तो बनता है अग्र गतिक प्रतिरोध और दूसरा बनता है उत्क्रम गतिक प्रतिरोध, या उसे कह सकते हो पश्च गतिक प्रतिरोध। तो पहला गतिक प्रतिरोध होता है वो होगा अग्र गतिक प्रतिरोध, जिसको अपने आर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। आर का मतलब होगा रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है, और एफ का मतलब होगा फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र बायस। और दूसरा होता है पश्च या उत्क्रम गतिक प्रतिरोध, उत्क्रम गतिक प्रतिरोध, जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि रिवर्स का रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस यानी कि आर बन जाएगा। तो वेरी सिंपल परिभाषा है, वेरी सिंपल। कैसे कि प्रतिरोध को मोस्टली हम ये जानते हैं कि वोल्टता बटे धारा होता है, या यूं कह लो वोल्टता में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन का अनुपात है वो क्या कहलाता है? वो उस युक्ति का प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि डेल वी बटे डेल आई बराबर क्या होगा? आर होगा। तो भाई अग्रगतिक प्रतिरोध की बात करें तो ये अग्र वोल्टता होनी चाहिए, ये अग्र धारा होनी चाहिए, इन दोनों का अनुपात अग्रगतिक प्रतिरोध बन जाएगा। पश्च गतिक प्रतिरोध की बात करें तो ये पश्च वोल्टता होनी चाहिए, ये पश्च धारा होनी चाहिए, इन दोनों का अनुपात पश्च गतिक प्रतिरोध बन जाएगा। तो फिर इसके लिए अब परिभाषा क्या बनेगी अग्रगतिक प्रतिरोध के लिए? अग्र वोल्टता में परिवर्तन और अग्र धारा में परिवर्तन का अनुपात अग्रगतिक प्रतिरोध RF कहलाता है। मतलब ये हो गया कि RF फॉरवर्ड बायस के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा? डेल V। अब वोल्टता किसकी? फॉरवर्ड बायस की, तो डेल VF बोल देंगे, और धारा भी किसकी? फॉरवर्ड बायस की, तो इसको IF बोल देंगे। तो ये बन जाएगा अग्रगतिक प्रतिरोध का सूत्र। मतलब अग्र वोल्टता और अग्र धारा के मध्य का जो अनुपात होता है या इनमें परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो अग्रगतिक प्रतिरोध कहलाता है। पश्च गतिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी? वोल्टता और धारा है वो पश्च होनी चाहिए, उत्क्रम होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि पश्च वोल्टता में परिवर्तन और पश्च धारा में परिवर्तन का अनुपात पश्च या उत्क्रम गतिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसका सूत्र क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस किसका? रिवर्स बायस का, वो क्या बन जाएगा? रिवर्स वोल्टता में परिवर्तन और रिवर्स करंट में परिवर्तन, इनका जो अनुपात बन जाता है वो पश्च गतिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि उत्क्रम वोल्टता में परिवर्तन और उत्क्रम धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या बन गया? पश्च गतिक प्रतिरोध बन गया है। तो ये वोल्टता में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन आप ज्ञात कैसे करोगे? जैसे अपने बात करें अग्र वोल्टता और अग्र धारा में परिवर्तन की, तो अपने पास जो अग्र यानी कि फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पे V और यहाँ पे I जो कि मिली एम्पियर में था। यहाँ पे आप परिवर्तनशील विभव यानी कि वोल्टता और करंट आपको फाइंड आउट करना, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया वोल्टता का, इसके संगत आप करंट का पॉइंट फाइंड आउट करो।
तो करंट का पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। जैसे अपने इस पॉइंट को V1 नाम दे दो, इसके संगत धारा को आप I1 नाम दे दो। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और ले लो वोल्टता का, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ वोल्टता का, जिसको मैं V2 नाम दूंगा, और इस V2 पॉइंट के संगत आप I का मान है वो फाइंड आउट कीजिए। तो I का जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, और इसको अपने क्या बोल दिया, I2 पॉइंट बोल दिया। तो ये V1 और V2 का जो अंतराल है वो क्या बन जाएगा, वो डेल V बन जाएगा, यानी कि V2 माइनस V1 है वो क्या हो गया, डेल V। इसी प्रकार से I2 माइनस I1 है वो क्या बन जाएगा, डेल I बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप डेल V और डेल I के मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा, यदि अपने पास ये वक्र है किसका है, अग्र बायस का है, तो ये अग्र वोल्टता में परिवर्तन हो गया और ये अग्र धारा में परिवर्तन हो गया। तो इसके आधार पे आप इनके मान ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से आप पश्च बायस के लिए भी मान फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि पश्च बायस में यदि आपको इसको मैं क्विकली समझाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आप V1 मान लो यहाँ पे, और इसके संगत जो धारा का मान है वो I1 मान लो। एक दूसरा पॉइंट और ले लो, इसको V2 मान लो, और इसके संगत धारा का मान आप I2 समझ लो। तो ये I का जो अंतराल आता है वो डेल I बन जाता है, और V वालों का जो अंतराल आता है वो डेल V बन जाता है। तो इस प्रकार से आप डेल V और डेल I के मान आरेख की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हो, और इनका परिवर्तन जो भी बनता है वो प्रतिरोध के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये था अपने पास डायोड के प्रतिरोध, डायोड की गतिक प्रतिरोध। अब अपने बात करने वाले हैं उत्क्रम भंजन की। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा उत्क्रम भंजन। ये उत्क्रम भंजन क्या होता है? भंजन आप लोग जानते हो, भंजन क्या होता है? आप लोग उत्क्रम भी जानते हो क्या होता है? तो समझ गए उत्क्रम भंजन क्या होता है। मतलब उत्क्रम बायस, भंजन का मतलब अवक्षय क्षेत्र का नष्ट हो जाना। तो डायोड के उत्क्रम बायस की स्थिति में अवक्षय क्षेत्र का नष्ट होना ही उत्क्रम भंजन कहलाता है। अवक्षय क्षेत्र नष्ट होने के लिए दो मुख्य कारक हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि भाई बाह्य वोल्ट तक यदि आप बढ़ाते हो, अति उच्च कर देते हो तो अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, यानी कि अवक्षय क्षेत्र वो बाह्य वोल्टता पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो भी बाह्य वोल्टता है उसके आधार पे आप अवक्षय क्षेत्र को नष्ट कर सकते हो। तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? दूसरा फैक्टर होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या हो जाता है? डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि का मिश्रण, अशुद्धि का मिश्रण, वो डोपिंग होता है। मतलब ये हो गया कि आपने जो भी अर्धचालक पदार्थ बनाए थे उसके आधार पे आपने पी-एन संधि डायोड बनाया था, तो पी और एन प्रकार अर्धचालक बनाते वक्त आपने जितनी ज़्यादा डोपिंग रखी, डोपिंग का मान जितना ज़्यादा रखा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो आवेश वाहक हैं जिनके कारण करंट फ्लो होता है उनकी संख्या अधिक हो जाती है। तो मतलब डोपिंग ज़्यादा करने से आवेश वाहक अधिक होंगे और वो अवक्षय क्षेत्र की ओर तेज़ी से या ज़्यादा गति करेंगे और अवक्षय क्षेत्र को जल्दी नष्ट कर देंगे। तो डोपिंग को इंक्रीज करने पर भी अवक्षय क्षेत्र जल्दी नष्ट होता है। तो अवक्षय क्षेत्र को कम करने के लिए, घटाने के लिए या नष्ट करने के लिए या तो आप बाह्य वोल्टता को बढ़ाइए, अति उच्च कीजिए, या फिर डोपिंग की मात्रा को अधिक कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को यदि आप ज़्यादा कर देते हो या दोनों को ही ज़्यादा कर देते हो तो अवक्षय क्षेत्र के जल्दी नष्ट होने की संभावना प्रबल होती है, अवक्षय क्षेत्र है वो कम हो जाता है। यानी कि अवक्षय क्षेत्र की जो मोटाई होती है वो इन दो कारकों पर डिपेंड करती है। या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि जो पी-एन संधि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो भी इन दो कारकों पे डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि अपने जो पी-एन संधि डायोड होता है उसका हमें अवक्षय क्षेत्र वो नष्ट करवाना है। डायोड को पहली बात तो ये कि उत्क्रम बायस में जोड़ना है, और दूसरी बात ये कि उसका अवक्षय क्षेत्र में नष्ट करवाना है, यानी कि भंजन की अवस्था प्राप्त करनी है, यानी कि हमें उत्क्रम भंजन करवाना है। तो उसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। तो कई बार क्या होता है कि जब भी डायोड उत्क्रम बायस में संयोजित होता है तो उसके पास डोपिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, डायोड के अंदर डोपिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कम वोल्टता पर ही भंजन की अवस्था में आ जाता है। डोपिंग उच्च है लेकिन वोल्टता निम्न है तो भी वो कम वोल्टता पर ही भंजन की अवस्था में आ जाएगा। या ऐसा भी होता है कि यदि बाह्य वोल्टता को आप अति उच्च कर देते हो, डोपिंग भले ही कम हो,
वोल्टता को भी अति उच्च करने पर तो भी भंजन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो दोनों में से किसी भी एक को यदि आपने उच्च कर रखा है तो भंजन की अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। और मतलब ये हो गया कि भंजन की अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या तो वोल्टता को उच्च कीजिए या डोपिंग को उच्च कीजिए। और इन्हीं दो तरीकों के, दो टाइप के आधार पे जो उत्क्रम भंजन होता है वो दो प्रकार का बन जाता है। तो पहला जो उत्क्रम भंजन होता है वो होता है एवेलांसी भंजन। कौन सा भंजन होगा? एवेलांसी भंजन। और दूसरा भंजन कौन सा भंजन होगा? जेनर भंजन। ओके, अब एवेलांसी भंजन क्या होगा, जेनर भंजन क्या होगा? इन दोनों भंजन में से एक के अंदर तो बाह्य वोल्टता ज्यादा होगी और दूसरे के अंदर डोपिंग की मात्रा ज्यादा होगी। यदि बाह्य वोल्टता आपने ज्यादा कर रखी है तो कम डोपिंग पे भी भंजन हो जाएगा, और यदि आपने डोपिंग की मात्रा ज्यादा कर रखी है तो बाह्य कम वोल्टता पर ही भंजन हो जाएगा। तो एवेलांसी भंजन में क्या होता है? एवेलांसी भंजन में जो वोल्टता होती है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है और जो डोपिंग होती है वो बहुत कम होती है। और जेनर भंजन इसका रिवर्स होता है, बहुत कम वोल्टता होती है और डोपिंग का मान इसमें क्या रहता है? डोपिंग का मान इसमें ज़्यादा रहता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सिंपल तरीका हो गया कि एवेलांसी भंजन में क्या होगा? एवेलांसी भंजन में डोपिंग कम होने पर अति उच्च वोल्टता पर भंजन की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और जेनर भंजन में क्या होगा? डोपिंग का मान बहुत ज़्यादा होगा तो कम वोल्टता पे ही भंजन की अवस्था आ जाएगी। तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एवेलांसी भंजन किसे कहोगे? वह उत्क्रम भंजन जिसमें डायोड की डोपिंग बहुत कम होने पर अति उच्च बाह्य वोल्टता पर भंजन की अवस्था प्राप्त होती है, तो प्राप्त होने वाले भंजन को एवेलांसी भंजन कहते हैं। यानी कि कम डोपिंग की स्थिति में अति उच्च बाह्य वोल्टता पर भंजन की अवस्था प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एवेलांसी भंजन कहेंगे। और जेनर भंजन किसे कहोगे? अति उच्च डोपिंग की स्थिति में कम बाह्य वोल्टता पर ही भंजन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के प्राप्त भंजन को हम क्या कहेंगे? जेनर भंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनर भंजन। और जेनर भंजन की अवस्था में जो भी डायोड काम करता है वो कौन सा डायोड होता है? जेनर डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है? जेनर डायोड होता है, जो एक विशेष संरचना से निर्मित होता है जिसको हम आगे जाके अध्ययन करने वाले हैं। तो इन दोनों की आप डेफिनेशन, हालांकि तीनों की, उत्क्रम भंजन, एवेलांसी भंजन और जेनर भंजन, जो कि उत्क्रम भंजन की दो टाइप है, इन तीनों की आप डेफिनेशन अच्छे से याद रखोगे। कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो एवेलांसी भंजन में क्या होगा? वोल्टता उच्च होगी, डोपिंग कम होगी। और जेनर भंजन में क्या होगा? वोल्टता निम्न होगी लेकिन डोपिंग का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चाहे आप वोल्टता को बढ़ाओ या डोपिंग को बढ़ाओ, दोनों में से किसी भी एक को यदि आपने उच्च कर दिया तो भंजन की अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाएगी उत्क्रम बायस की स्थिति में, और उस भंजन को हम क्या कहने वाले हैं? उत्क्रम भंजन कहने वाले हैं। तो ये था अपने पास उत्क्रम भंजन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।